हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आप सोच रहे होंगे अब लास्ट मोमेंट पे क्या नया हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आज आप लोगों के सामने जो लेकर आई हूँ वो है कुछ कंपाइल्ड अमेंडमेंट्स। जी हाँ, अमेंडमेंट्स वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बेयर एक्ट्स में से इजीली मिल भी जाती हैं, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो कुछ ऐसी कॉमन अमेंडमेंट्स जो रिपीटेडली पूछी जा रही हैं एग्जाम में, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि रिपीटेडली पूछी जा रही हैं उनको एक जगह अगर हम पढ़ लें तो हो सकता है हमारा कुछ टाइम बच जाए। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं यूँ तो, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनमें से 42nd और 44th आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो 42nd और 44th अमेंडमेंट में चेंज हुए थे। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। उस दौरान उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो पावर जो है वो उनके हाथ में दे दी जाए, साथ ही साथ जो है जुडिशरी का जो इम्पोर्टेंस है वो कम कर दिया जाए और काफ़ी सारा जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। तो उन्होंने बहुत ऐसी कोशिश की थी जिससे रिलेटेड ही उन्होंने काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट्स है उस टाइम पे किए थे, काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। वो आप सुन सकते हैं। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट की वीडियो जो है मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन अमेंडमेंट्स जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट से। पहला अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें जो फेमस थी वो थी, एक तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था इसके अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का राइट नहीं है, इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नंबर 2, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया था बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसमें SC ST इंक्लूड थे। और उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी फ्रीडम एंड स्पीच के राइट के ऊपर, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी इसके अंदर। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में ये चीज़ें चेंज हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे 15th अमेंडमेंट के बारे में। 15th अमेंडमेंट फेमस हुआ था आपकी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज के ऊपर। जी हाँ, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज पहले 60 थी, फिर इस अमेंडमेंट में 15वीं अमेंडमेंट में इसको 62 साल कर दिया गया था। इसके बाद जो चेंज किया गया था वो 24th अमेंडमेंट पढ़ना ज़रूरी है। 24th अमेंडमेंट में जो है वो चेंजेस ये किए गए थे कि फंडामेंटल को अमेंड आप कर सकते हैं, फंडामेंटल को छीन सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। जैसे कि आपका गोलकनाथ का केस आया था और उसमें ये चैलेंज हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं अमेंड कर सकते, और इसी चीज़ को वापस से छीन लिया गया था इस 24th अमेंडमेंट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इससे जो अगली है वो है 31st अमेंडमेंट, जो काफ़ी फेमस हुई थी लोकसभा की सीट्स को लेके। लोकसभा की सीट्स में पहले 525 मेंबर हुआ करते थे, इसमें 545 मेंबर कर दिए गए, 545 कर दिए गए इंस्टेड ऑफ 525। इसके बाद जो याद रखने वाली अमेंडमेंट है वो है 39th अमेंडमेंट, जिसमें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 6 सालों के लिए। तो इसमें इंदिरा गांधी के नाम को लेके काफ़ी फेमस हुई थी अमेंडमेंट। उसके बाद आपकी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है इसको मैंने आपको बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें आपका सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसमें ऐड हुआ था। देन वी विल कम ऑन 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि आपकी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही हुई थी ये भी, और उस टाइम पे जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते थे वर्ड, उसको चेंज करके आर्म्ड रेबिलियन बना दिया गया था। और प्रेसिडेंट को कोई भी अगर काम करना था, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी थी या कुछ करना था, तो वो कैबिनेट से पूछे बिना नहीं डिक्लेयर कर सकते थे। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, और उसको एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को आप रिपील कर सकते हो। 44th अमेंडमेंट में ज़्यादातर जो प्रोविजन थे 42nd अमेंडमेंट में जो किया गया था उसको वापस लेने के लिए ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था। इसके बाद 52nd अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा जो फेमस हुआ वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई थी। इसके बाद आपकी 54th अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए फेमस है? गोवा स्टेट को ऐड करने के लिए, गोवा को एज अ स्टेट का दर्जा मिला था, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके बाद हम 58th अमेंडमेंट की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था इस अमेंडमेंट में, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है AIBE के एग्जाम में।
इसके बाद बात करेंगे हम 61st अमेंडमेंट की, जिसमें आपके जो वोटिंग राइट्स की जो एज थी पहले 21 साल जो थी उसको चेंज करके 18 साल कर दी गई थी। तो ये भी एक बहुत मेजर चेंज था जो 61st अमेंडमेंट में किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। 65th अमेंडमेंट में आपका जो नेशनल कमीशन फॉर्म हुआ था SC और ST के लिए, स्पेशली जो नेशनल कमीशन था वो बनाया गया था। अब मैं हुए तो बहुत बड़े सारे चेंजेस थे, मगर ये फेमस किस चीज़ के लिए थे, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो AIB के पेपर में रिपीटेडली पूछी जा रही है। इसके अलावा 69th अमेंडमेंट में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था इसके अंदर। 73rd अमेंडमेंट आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता होता है। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए फेमस था और इसमें राजस्थान ऐसा पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को अपनाया था, सबसे पहले स्टेट था। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था 73rd अमेंडमेंट, और इसमें 11th शेड्यूल ऐड हुआ था। 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया गया था और इसमें 12वां शेड्यूल आया था, 12th शेड्यूल ऐड हुआ था। 77th अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली आपका रिजर्वेशन जो रिजर्वेशंस जो होती थी SC ST के लिए प्रमोशंस के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए बना था। 84th अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल भी वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एडिशंस हुए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई, बट ये सारा का सारा फोकस था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन का ज़्यादा इनका जो टारगेट था वो 86th अमेंडमेंट के अंदर था। इसीलिए एजुकेशन पर्पज से 86th अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। उसके बाद बात करेंगे 91st अमेंडमेंट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो 15% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देन वी विल टॉक अबाउट 92nd अमेंडमेंट। जो 92nd अमेंडमेंट था उसमें 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। पहले कम थी, बाद में आपकी बागड़ी, डोगरी, ये सारी जो लैंग्वेजेस थी इनको ऐड कर दिया गया और 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया था, और ये इसमें 8 शेड्यूल भी था। 97th अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इसमें डिटरमाइन किया गया था, तो ये इसके लिए बहुत फेमस था। 99th अमेंडमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इसमें कॉलेजियम सिस्टम जो है वो दोबारा से लाया गया था, क्योंकि पहले क्या हुआ था बीच में, पहले जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था जो जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसको हटाया गया, वो था पहले, और फिर दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया 99th अमेंडमेंट में। उसके बाद 100th अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट जो है उसके अंदर आपका इंडिया ने कुछ टेरिटरीज अपनी जो है बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की थी, तो ये इसके लिए बहुत फेमस हुआ। फिर 101 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें GST को इंट्रोड्यूस किया गया था, 101 अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट जो है, 102 अमेंडमेंट जो है उसमें नेशनल कमीशन बनाई गई अब 3 चीज़ लोगों के लिए। पहले SC ST के लिए तो पहले से थी, अब इसमें बैकवर्ड क्लास के लिए भी आ गई थी, OBC के लिए भी नेशनल कमीशन अपॉइंट हो गई थी, क्योंकि बैकवर्ड क्लास की अभी रिसेंटली ही बनी है ये, पहले SC ST की शुरू में बन गई थी। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट में EWS का रिजर्वेशन 10% फिक्स किया गया था। पहले शुरू में इंदिरा स्वानी के केस में इसको 50% रखा गया था, बट बाद में EWS की रिजर्वेशन 10% तक की गई। उसके बाद 104th अमेंडमेंट में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST की सीट्स को रिजर्व किया गया, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 105th अमेंडमेंट। 105वीं अमेंडमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होने लगी अब कि अब आप भी अपने स्टेट की बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बना सकते हैं, जो 102 अमेंडमेंट में छीन ली गई थी इनसे ये राइट जो है कि आप जो है अपनी स्टेट के जितने भी बैकवर्ड क्लास है उनकी एक लिस्ट तैयार करके हमें दे सकते हैं, ताकि उनके लिए हम जो भी प्रोविजंस है वो बना सकें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हमें AIB के एग्जाम के लिए याद रखने चाहिए। अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बेयर एक्ट्स तो आपके पास है ही। बेयर एक्ट्स के नीचे जो फुट नोट्स हैं उसमें आपको डेफिनेटली हर अमेंडमेंट मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पहले इंडेक्स में देख लीजिएगा। वैसे तो जो सेक्शंस दिए हैं उनसे अगर क्वेश्चन में सेक्शन दिया हुआ है तो सेक्शन से को देख के आप आराम से उस पर जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो नंबर देख के आप फुट नोट पे देख सकते हैं। अगर इन केस कहीं सेक्शन नहीं है तो सीधे इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में कहीं ना कहीं आपको टॉपिक निकल जाएगा। जैसे हिंदी का पूछ लिया आपसे कि कब हिंदी को जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था,
तो आप इंडेक्स में देखेंगे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। नहीं मिलता है नीचे फुट नोट्स पे आ जाइए, फुट नोट्स में आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ उसका अमेंडमेंट भी नजर आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई बोलते हुए छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी।